प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले कक्षा में आपको जो है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के संदर्भ में चर्चा की गई थी। इसमें फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक या प्रसिद्ध कलाकार सालियों ने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। उसके संदर्भ में जानकारी देने के बाद अब यहाँ उसके आगे का प्रकरण है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। सन 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ फ्रांसीसी क्रांति के साथ राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति हुई। 1789 ईस्वी में फ्रांस एक ऐसा राज्य था। 1789 ईस्वी में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके समस्त भूभाग पर, जिसके समस्त भूमिमंडल पर निरंकुश शासक का शासन था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन हुए, फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकल करके फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आ गई। पुनः स्मरण करें, फ्रांसीसी क्रांति सन 1789 में प्रारंभ हुई, क्योंकि समस्त फ्रांस पर निरंकुश शासक का बोलबाला था। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप जो शासन व्यवस्था थी, वह व्यवस्था निरंकुश शासक के हाथ से निकल करके, अर्थात राजतंत्र से निकल करके वहां की जनता के हाथ में आ गई, अर्थात प्रजा के हाथ में आ गई। प्रजातंत्रीय व्यवस्था वहां लागू हो गई। यह क्रांति सामंतवाद, वर्ग विशेषाधिकार, भ्रष्ट नौकरशाही और निरंकुश मगर अयोग्य राजतंत्र के विरुद्ध मध्यम वर्ग का विद्रोह था। इस क्रांति के साथ ही विश्व में राष्ट्रीय जागरण और राष्ट्रीय विद्रोह का इतिहास प्रारंभ होता है। इस क्रांति ने मानव समुदाय को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्ता का संदेश दिया। इस क्रांति के कारणों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है, जिसमें पहला कारण है फ्रांस के राजक्रांति के राजनीतिक कारण, या इसको यह कह सकते हैं फ्रांस के क्रांति के राजनीतिक कारण कौन कौन से हैं। फ्रांस के राजनीतिक काल में पहला कारण निरंकुश राजा, दूसरा अयोग्य राजा, तीसरा मेरी आंतवानी। ये जो है फ्रांस के राजनीतिक कारण है। यहां से आपको प्रश्न बनकर आ सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारणों का उल्लेख करें तो यहां पर आप लिखेंगे फ्रांस की क्रांति सन 1789 में हुई। इसके राजनीतिक कारण अग्रलिखित है, निम्नलिखित है। राजनीतिक कारण में पहला कारण है निरंकुश राजा। पहले काम का हम लोग जो है
चर्चा पर चर्चा करेंगे। जिन बच्चों को जो है जहां पर समझ में ना आ रहा हो या जो आपको समझने में आपको परेशानी हो रही है वह कमेंट करके अवश्य पूछें। पहला है निरंकुश राजा। इसके शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि वहां का राजा निरंकुश था। निरंकुश का अर्थ होता है जिस पर किसी प्रकार का अंकुश न हो, अर्थात वह किसी की अधीन न हो। अब फ्रांसीसी राजनीतिक क्रांति में पहला कारण जो है निरंकुश राजा। निरंकुश राजा या राजतंत्र, निरंकुश राजा या इसको याद करिए निरंकुश राजतंत्र, राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र। पहला कारण निरंकुश राजतंत्र। राजतंत्र को दो शब्दों में बांटा जा सकता है, राजधन तंत्र। राजधन तंत्र, राज मतलब राजा, तंत्र का अर्थ है शासन, अर्थात राजा का शासन। कैसा शासन? निरंकुश शासन, अर्थात जो राजा की शासन करने की पद्धति थी उसमें निरंकुशता था, राजा पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं था। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य पहलू निरंकुशता था। इस निरंकुश राजतंत्र में किसी प्रतिनिधि सभा का अभाव था। बुर्बो शासकों के विषय में कहा जाता है कि बुर्बो वंश है। बुर्बो क्या है? वंश है, वंश। यह वंश है, बुर्बो वंश। पहले एक चीज और जान ले, 1789 की जो क्रांति हुई थी फ्रांस में, वह बुर्बो वंश के शासनकाल में हुई थी और वहां का राजा जो है लुई 16वां था। लुई 16वां वहां का शासक राजा लुई 16वां राजा। अब यहां से प्रश्न और बल्कि आ सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई और वहां का शासक कौन था और वह किस वंश का था? तो आप कहेंगे कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। वह बुर्बो वंश का शासक था और वहां का राजा जो है लुई 16वां था। और फ्रांस की क्रांति की राजनीतिक काल में पहला काम है निरंकुश राजतंत्र, अर्थात राजा का जो शासन व्यवस्था था वह निरंकुश था और बुर्बो शासकों के विषय में कहा जाता था कि न तो वे पुरानी बातें भूलते थे, न तो वो पुरानी बातें भूलते थे और न नई बातें सीखते थे। लुई 14वां काफी दम्भी और लड़ाकू प्रवृत्ति का था। वह कहा करता था कि वही राज्य है जिसने विशाल स्थायी सेनाएं किया, सामंतों को कठोरता पूर्वक दबाया, उन्हें प्रशासनिक अधिकारों से वंचित किया तथा प्रशासन तंत्र का विकेंद्रीकरण किया। परिणामतः राजतंत्र का मुख्य स्रोत हो गया जो कानून बन सकता था, किसी भी प्रकार का कर लगा सकता था। अर्थात वहां का शासक जो है तो लुई 14वां था, वह दम्भी प्रवृत्ति का था, लड़ाकू प्रवृत्ति का था। वह मनमानी करता था, नागरिकों पर अनेक प्रकार का कर टैक्स लगाता था
के कारण वहां की जनता राजा के कुशासन से, राजा के निरंकुशता से, उसकी असमान नीति से, नीति प्रणाली से वहां की जनता परेशान हो गई। अनेक प्रकार का उनके ऊपर टैक्स कर लगाया गया, जिसके जो है कारण वहां शासकीय व्यवस्था, समतुलता की व्यवस्था नहीं रह गई। जनता परेशान होकर राजा का मुखर विरोध किया। अपना प्रजा की शिकायतों से जल्दी से सुलझाए बिना दुर्भाग्यवश स्वयं नहीं कर सका, लेकिन संयोगवश लुई 15वां अयोग्य था। उसी के वंश का लुई 15वां अयोग्य शासक था। वह अपने दादा के दिए हुए उपदेश को शीघ्र ही भूल गया और यूरोपीय युद्ध में शामिल हुआ, जिससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। बिना तैयारी से वह अंग्रेजों से लड़ा। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार और सप्तवर्षीय युद्धों में फ्रांस पराजित हुआ और उसकी शक्ति क्षीण हो गई। बिना तैयारी किए हुए वहां का शासक लुई 15वां, जो उसके दादा लुई 14वां बताए थे, उनके मार्गदर्शन का न प्रयोग न करते हुए, बिना तैयारी किए हुए वह जो है फ्रांस से युद्ध किया और पराजित हो गया। राजा दरबारियों का प्रभाव बढ़ता गया। शासन तंत्र का खोखलापन जाहिर होने लगा। मरने के समय लुई 15वां कहा करता था कि उसके बाद प्रलय होगा। लुई 15वां मरने से पूर्व यह कहा करता था कि मेरे मरने के बाद प्रलय होगा, क्योंकि वह अच्छी तरह समझ गया था कि उसने फ्रांस की परेशानियों को बढ़ाया है। उसने फ्रांस की परेशानियों को बढ़ाया, अर्थात इसका सारांश यह है कि फ्रांस के राजनीतिक काल में प्रथम कारण है निरंकुश राजतंत्र। फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। बुर्बो राजवंश में लुई 14वां, लुई 15वां व लुई 16वां यह शासक रहे। अब ये जो भी शासक थे वह निरंकुश शासक थे, अर्थात उनकी व्यवस्थाएं उनके मन मुताबिक प्रजाहित पुनः देख करके स्वयं अपने हित में काम करते थे। उनके समीप रहने वाले लोग राजकोष का भी दुरुपयोग किया करते थे, अर्थात उनके शासन व्यवस्था में, राजाओं के शासन व्यवस्था में असमानता की स्थिति प्राप्त थी। जो राजा के समीप रहने वाले लोग थे उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे, उनके ऊपर कर नहीं था और सारी जनता को कर देना पड़ता था, जिससे वहां की जनता इन राजाओं
के शासन व्यवस्था से ऊब गई, परेशान हो गई, जिसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई। अब दूसरा कारण है अयोग्य राजा। पहला कारण था निरंकुश राजतंत्र, दूसरा कारण है अयोग्य राजा। लुई 15वां की मृत्यु हो जाने के बाद उनका उत्तराधिकारी लुई 15वें के पश्चात गद्दी पर बैठने वाला लुई 16वां भी अयोग्य शासक था। कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वप्रथम लुई 14वां वहां शासन किया। उनके शासन व्यवस्था में भी वहां की व्यवस्थाएं समतुल्य नहीं थी। वहां अस्थिरता फ्रांस में था। उसके तत्पश्चात लुई 15वां शासक कि वह भी व्यवस्थित तरीके से शासन करने में असफल सिद्ध हुए। तत्पश्चात लुई 15वां उनका उत्तराधिकार होने के कारण उनको शासन व्यवस्था चलाने का अवसर मिला। यह भी अयोग्य शासक थे। उनमें स्वेच्छाचारिता पर अटूट विश्वास था। उसने इच्छा शक्ति और निर्णय क्षमता का सर्वथा अभाव था। गद्दी पर बैठने के बाद उसने कहा था कि ब्रह्मांड उस पर गिर रहा है। गद्दी पर बैठने के पश्चात अर्थात शासन व्यवस्था पर बैठने के पश्चात वह कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे हमारे ऊपर जो है ब्रह्मांड गिर रहा है। और उसके पूर्वजों ने उसे कुछ नहीं सिखाया है। लुई 16वें को विलासी करना अनुचित होगा, लेकिन वह काहिल और मूर्ख अवश्य था। लुई 16वां अयोग्य शासक था, काहिल और मूर्ख था। वह अपने महल की खिड़की से शिकार खेलने और जलाशयों की मरम्मत जैसे निरर्थक कार्यों में मनोरंजन ढूंढता था। अर्थात वह राज्य की शासन व्यवस्था को न देखते हुए वह अपने महलों में रहते हुए अपने महलों की खिड़कियों से शिकार खेलना तथा जलाशयों का मरम्मत करने जैसा अनुचित कार्य कर रहा था। जैसे निरर्थकों कार्यों में मनोरंजन ढूंढता था। राज्य की समस्याओं में उसकी कोई रुचि नहीं थी। अर्थात वह राज्य की जो प्रबल समस्याएं थी उस पर कोई उनकी रुचि नहीं थी और न ही इसके लिए वो प्रयास करता था। राज्य की समस्याओं की अनदेखी करता था, अर्थात उस पर वह ध्यान नहीं देता था, न ही उसमें उसकी जो है रुचि होती थी। इसके लिए वह प्रयास भी नहीं करता था। उसकी अकर्मणता का अंदाजा इससे लगाया जाता है कि जब उसका मंत्री मैलेस राजा का मंत्री
मैलेस्बर्ग ये राजा का मंत्री मैलेस्बर्ग अपना त्याग पत्र देने आया तो राजा का मंत्री मैलेस्बर्ग अपना त्याग पत्र राजा को सौंपने आया तो राजा ने उसके भाग्य को यह कहकर सराहा कि वह भाग्यशाली है कि वह राजा ने अपने मंत्री मैलेस्बर्ग को, जब मैलेस्बर्ग राजा को त्याग पत्र सौंपने आया तो कहा, तुम भाग्यशाली हो कि तुम त्याग पत्र दे रहे हो। लेकिन राजा भाग्यशाली नहीं है। राजा गद्दी एवं शासन को सदैव भार समझता था। राजा अपने गद्दी को और शासन व्यवस्था को भार समझता रहा और उससे मुक्ति पाने का तरकीब सोचता रहा। एक के बाद एक कई मंत्रियों को नियुक्त किया, परंतु दृढ़ विचारों का न होने के कारण उसने सामंतों और रानी की शिकायतों को उन्हें बर्खास्त कर दिया। जो राजा के समीप रहने वाले एक बार राजा मैलेस्बर्ग मंत्री को त्याग पत्र देने के बाद अनेक प्रकार की जो है मंत्रियों को नियुक्त किया, लेकिन सामंतों अर्थात राजा के समीप रहने वाले जो लोग थे उनमें सामंतों और रानी के अविवेकपूर्ण विचार के कारण वह अनेक मंत्रियों को त्याग पत्र या उनको जो है शासन व्यवस्था से हटाता गया, जिसके कारण जो है फ्रांस में क्रांति का भी जो है नींव पड़ा। अब तीसरा कारण है मेरी अंतवानेट। अब मेरी अंतवानेट के विषय में आप जानकारी प्राप्त करें। मेरी अंतवानेट लुई 16वां की पत्नी थी, अर्थात यह रानी थी जो बहुत ही सुंदर और गंभीर था। जो मेरी अंतवानेट लुई 16वां की पत्नी अर्थात रानी थी, जो बहुत ही सुंदर थी। यह इनके समीप कुछ रहने वाले पाखंडी ढोंगी पुजारी हमेशा इनकी प्रशंसा करके राजकोष को खाली कर रहे थे। यह रानी इन ढोंगी पाखंडियों के बीच फंसी पड़ी थी, अर्थात ये राजा के शासन कार्यों में तनिक भी अपना सहयोग नहीं करती थी। इनके मेरी अंतवानेट लुई 16वां की पत्नी थी। वह ऑस्ट्रिया की महारानी मेरिया थेरेसा की पुत्री और सम्राट जोसेफ द्वितीय की सगी बहन थी। यदि रानी श्रृंगार का दिखावा में व्यस्त रहती थी, यह जो है अपने श्रृंगार के अर्थात श्रृंगार की वेशभूषा में व्यस्त रहती थी। लुई 16वां की परेशानी इतनी नहीं बढ़ती, परंतु वह राजनीति में हस्तक्षेप करती थी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि लुई 16वां की पत्नी मेरी अंतवानेट अपने सौंदर्य प्रसाधन में व्यस्त रहती थी और
हस्तक्षेप करती थी और हस्तक्षेप करने के उपरांत वहां की शासन व्यवस्था को संचालित करने में ये अपना विचार रख करके उसको व्यवस्थित रूप से संचालित होने में अड़ंगाड़ पहुंचाती थी, अर्थात उसको जो सुचारू रूप से चलने नहीं देती थी। और अपने चापलूसों का कार्य राजा से करवाती थी। जो रानी के चापलूस थे, अर्थात जो रानी के समीप रहने वाले थे, पुजारी, ढोंगी, पाखंडी थे, वह उनके कार्यों को राजा से करवाती थी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी होने के नाते वह निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करती थी। वह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी जो निरंकुश राजतंत्र की पक्षधर थी। इसके अलावा ऑस्ट्रिया और फ्रांस में पुरानी शत्रुता थी, जिसके कारण फ्रांसीसी उसे विदेशी और घृणित ऑस्ट्रियन कहते थे। वह 7 वर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय की जीवित प्रतीक थी। वह प्रतिक्रियावादी तत्वों से घिरी हुई थी जो सुधार के खिलाफ थे, क्योंकि वह राज परिवार में जन्मी थी। उनका जन्म राज परिवार में हुआ था, अतः आम आदमियों की परेशानी को नहीं समझती थी। अर्थात मेरी अजमानेत एक दम्भी महिला थी, ईर्ष्यालु महिला थी, घृणालु महिला थी। उनका विशेष रुझान अपने शान शौकत तथा अपने साज सज्जा में व्यस्त था। राजा के समीप रहने वाले जितने भी पुरोहित, सामंतवादी लोग, पाखंडी थे, राजा से वह अपने चापलूसों का कार्य करवाती थी, क्योंकि वह राज परिवार में जन्म लेने के कारण वह निरंकुश राजतंत्र में अर्थात निरंकुश शासन व्यवस्था में विश्वास करती थी। रानी राजा की शासन व्यवस्था में हमेशा अड़ंगा डालने का प्रयास करती थी। राजा भी रानी की सौंदर्यता के कारण उनके अधीन वशीभूत हो गए थे, जिसका कारण यह हुआ कि उनको शासन व्यवस्था से जो है, शासन की गद्दी से सदा सदा के लिए समाप्त होना पड़ा। जैसा कि एक कथन है, एक बार जो है राजा की शासन व्यवस्था से वहां की जनता परेशान हो गई। परेशान होने के बाद वहां की जनता आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर रूप से परेशान हो गई और भूखी प्यासी जनता एक बार राजा और रानी की सवारी निकल रही थी, उसके पीछे भूख के कारण वहां की जनता राजा और रानी की सवारी के पीछे भूखी नंगी प्यासी दौड़ रही थी और कह रही थी कि रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो के नारे लगाते हुए दौड़ रही थी। इन परिस्थितियों से जब अनजान रानी ने कहा, रोटी नहीं मिलती तो केक क्यों नहीं खाती, इससे इस विचारधारा का प्रभाव जनता पर प्रतिकूल पड़ा। अर्थात सबके मन में यह विचार आया कि इनके शासन व्यवस्था में रोटी तो मिल ही नहीं रही है और एक केक खाने की बात कर रही है। अंत में जो है राजा और रानी
लिया गया और दोनों को जो है बंदी बनाने के बाद लुई 16वां को सूली पर चढ़ा दिया गया। यह फ्रांस की क्रांति के जो है राजनीतिक काम थे। जो भी समस्या हो, जो भी परेशानी आपको कारणों में हो, उसको कमेंट करके अवश्य बताओ। इसका सारांश आपको नीचे जो है दे दिया जाएगा।